हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। इस क्लासेस के माध्यम से आप सभी को पता है कि हमने कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं। उन एप्लीकेशंस में कुछ टॉपिक को मैंने डिस्कस कर भी लिया है। आज एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक को। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में रह करके अपनी स्टडी को रेगुलरिटी में रख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम्स है जिसने यूनिवर्स की सभी कंट्री को अपनी चपेट में ले रखा है। सो आप सभी अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए आप अपना योगदान दें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर रह करके अपनी स्टडी को रेगुलर रखेंगे, ताकि क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इंडियन कंट्री ने अपनी कंट्री को या यूनिवर्स का कोई भी पर्सन हो वो तो अपनी कंट्री को सहयोग कर सकते हैं ऐसा कार्य करके। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आप सभी अपने घर पर ही रहेंगे तो सब हम सेफ हैं, सब सेफ रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस कार्य को केवल एक बंदा नहीं कर सकता है, इसमें हम सभी को सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर शिक्षित प्राणी ही उन सभी रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करना स्टार्ट कर देगा तो आप सभी को पता है कि क्या होने वाली कंडीशंस होंगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर रह करके भारत की आर्थिक स्थिति को सही करने में सहयोग देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक को, जिसमें आज हमारे पास में मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा उसे। वैसे ही हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स होगी। क्या होगी? इन्फाइनाइटली एक्सटेंट, जिसका जो विस्तार है वो इन्फाइनाइटली है, ठीक है। उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काफ़ी है। इन दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों टॉपिक को, वैसे तो आपकी 12th क्लास की बुक में जो NCERT है उसमें आपको एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है, एक टॉपिक ही इसमें है, लेकिन मैं दोनों टॉपिक को डिस्कस करूँगा। पहले फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि जो कंडीशंस बनेगी वो आपको आपके सामने फेस होती दिखेगी, ठीक है। देखिए क्या कंडीशंस होंगी हमारे पास में। पहले तो हेडिंग लगाते हैं, चलिए हेडिंग लगाइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन, यानी कि पतली थिन नॉन कंडक्टिंग अचालक नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इन्फानाइट एक्सटेंट, यानी कि अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास में एक इन्फाइनाइटली एक्सटेंट एक प्लेट होगी। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक इन्फाइनाइटली एक्सटेंट एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थोड़ा सा इधर बनाते हैं, वैसे मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में जब दोबारा से बनाऊंगा तो साइड बनाएंगे ताकि एरिया बचा रहे। ये हमारे पास में क्या है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। वो हम दो तरीके से करेंगे। क्या? फर्स्ट हमारे पास में होगा कि हम एक बार तो जो एरिया कंसिडर करेंगे, जो गॉसियन सरफेस को जो हम कंसिडर करेंगे वो फर्स्टली तो हम पहले बाहर रखेंगे, ठीक है, और सेकेंड टाइम हम इसके अंदर रखेंगे प्लेट के। हम उन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे कि इस जो हमने सिलेंड्रिकल शेप को माना है, जो गॉसियन सरफेस का हमने कंसिडर किया है, उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी प्लेट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का मैथमेटिकल प्रूफ है। हम पहले मैथमेटिकल करेंगे, फिर उसमें गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। उन दोनों का यूज़ करने के बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो भी इस प्लेट के कारण जो कि इन्फाइनाइटली एक्सटेंड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा और समझा देता हूँ ये कि हम अब देखिए, आप सभी को पता है कि हमने गॉसियन सरफेस का निर्माण करना होता है।
तो हम एक ऐसे गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप को माना है, यानी कि नहीं एक सर्किल को मैंने मान लिया, तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है चारों साइड को, ठीक है, फॉर्थ साइड इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। ये प्लेट कैसे रखी हुई है? ये प्लेट ऐसे है हमारे पास में, एक सेकंड रुकिए ज़रा, देखिए ये मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। देखिए ये हमारे पास में क्या एक प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि इन्फिनिटली एक्सटेंड है। ये प्लेट ऐसे ना रखी होकर के ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। अभी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेट से पास हो रहा है वो हमने ज्ञात करना है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। प्लेट कैसे रखी हुई है? प्लेट ऐसे रखी हुई है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो चार्ज इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलता है, तो ऐसे ये सरफेस ऐसे बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। अभी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो हमने ज्ञात करना है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? आप सभी को पता है कि हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास में प्लेट शीट है वो इन्फिनिटली एक्सटेंड है, ठीक है। अब इन्फिनिट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है वो आपकी समझ में भी आएगा। देखिए हमारे पास में ये जो प्लेट है इन्फिनिटली एक्सटेंड है, यानी कि काफ़ी बड़ी प्लेट है हमारे पास में, ये काफ़ी प्लेट इन्फिनिट एक्सटेंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमने मान लीजिए इतना सा एरिया कंसिडर किया है, ये छोटा सा एरिया, इतना सा एरिया हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस छोटे से एरिया से आपको दिखाई देने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, मान लीजिए छोटा सा एरिया, इतना सा एरिया है, इतना सा। अब इतने से एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमने फाइंड करना है। इस एरिया के कंपैरिजन में ये प्लेट काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्लेट है। बड़ी प्लेट का इन्फिनिट एक्सटेंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो एरिया हमने कंसिडर किया है, जिस एरिया को हमने कंसिडर किया है उस एरिया के कंपैरिजन में वो जो प्लेट है वो इन्फिनिटली एक्सटेंड है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी कि जो हमने एरिया कंसिडर किया है उस एरिया के कंपैरिजन में हमारे पास जो प्लेट है वो इन्फिनिटली एक्सटेंड है। आई होप से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको करते हैं इसे प्रूफ, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे पास में दो कंडीशंस बनेंगी, दोनों कंडीशंस को मैं आज ही प्रूफ कराऊंगा आप सभी को। देखिए दूसरा वर्क का, ये मान लीजिए हमारे पास में एक प्लेट है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटली एक्सटेंड है। प्लेट कैसे रखी हुई आप सभी को पता लग गया होगा, मैंने आपको फील करा दिया टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक में फीलिंग आएगी पूरी, ऐसे नहीं कि एम ही रट के बैठ जाओ। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, रटना कुछ नहीं है, पूरी फीलिंग के साथ में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, प्लेट है, प्लेट पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लेट कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस प्लेट में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने आप सभी को पता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस कैसी होगी? मान लीजिए मैंने सर्किल को किया था, मैंने कहा कि सर्किल को मैं कंसिडर करता हूं, तो सर्किल में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके सरफेस से पास हो जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हम करेंगे, कंसिडर करेंगे हम एक गॉसियन, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को। मैंने कहा कि मैंने एक यहाँ पे गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास होगा, ऐसे निकलेगा बाहर की ओर। क्योंकि ये कैसे निकल रहा है मैंने आपको अभी बताया था, बेटा ध्यान से इसे दिमाग में उतार लेना है बात, वो टॉपिक में फील आएगा बहुत ज़्यादा। देखिए प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे ना रख करके ये प्लेट ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है प्लेट? ये देखिए, ये बनाया था टॉपिक को डिस्कस कराने के लिए आपको। ये यूनिफॉर्मली चार्ज, गैस कीजिए, ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
और ये प्लेट जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंड है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। प्लेट कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है ये प्लेट, ठीक है। अब इसमें से चार्ज निकल रहा है, वो ऐसे निकल रहा है ऐसे करके, क्योंकि ये सरफेस हो गया। अब सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप सभी की, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकलता है आप सभी को। थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि मैंने जो गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो मैंने कंसिडर किया है, मान लीजिए ये है। थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए चार्ज हमारे पास में यहाँ पे इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। गॉस लॉ मैंने पढ़ाया था कि किसी भी सिलेंड्रिकल शेप में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो 1/ε0 टाइम्स होती है। गॉस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, तो जो गॉस की डेफिनेशन क्या कहती है, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्या कहती है कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो पृष्ठ पर उपस्थित 1/ε0 टाइम्स यानी कि 1/ε0 गुना होती है, ठीक है। ये होती है कि अब देखिए मान लीजिए चार्ज के अंदर रखा हुआ है, तो मैंने आप सभी को बताया था कि गॉसियन सरफेस में हम 3D को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3D सरफेस है। अब चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में कि इसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो Q/ε0 टाइम्स होती है। इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0 बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चार्ज इसके अंदर नहीं है, इसके चार्ज अंदर नहीं है। चार्ज कहाँ है, बाहर रखा हुआ है। चार्ज कहाँ है, बाहर रखा हुआ है। इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू को फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से और गॉसियन सरफेस के फॉर्मूले से, दोनों को लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के इसमें से। लेकिन थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं। आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास में रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। अब मैंने बोला कि मुझे इसकी 3 सरफेस को मैं कंसिडर करूँगा, इसकी 3 सरफेस को मैं कंसिडर करूँगा। गॉसियन सिलेंड्रिकल शेप की 3 सरफेस को मैंने कंसिडर करना है। क्यों करना है, देखिए ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है, क्लोज सरफेस। ये हमारे पास में कहलाती है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की ये जो सरफेस होती है ये वाली जो इसके चारों ओर है, ये क्या है, इसकी कर्व सरफेस। क्या है ये, कर्व सरफेस। ये हमारे पास में क्या कहलाती है, इसकी फ्लैट सरफेस। ये दोनों क्या होती है हमारे पास में, फ्लैट, यानी कि सरफेस। ये क्या है, इसका सरफेस, ये कर्व सरफेस, ठीक है। फर्स्ट सरफेस हमारे पास में ये होगी, सेकंड हमारे पास में ये, और थर्ड सरफेस हमने मान ली ये। हम इन तीनों जितने हमारे पास में 3 सरफेस है, इन 3 सरफेस में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि इन तीनों सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो चलिए टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बात को मैंने ना आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है। इसे जाकर के आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, आपकी ये लेक्चर बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस प्लेट के कारण मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से ऐसे। आप सभी को पता प्लेट ऐसे रखी हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। नाम दे दीजिए प्लेट को, मान लीजिए A, B, C और D, ठीक है। मैंने नाम दे दिया, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसका मान लीजिए क्लोज सरफेस का जो एरिया है वो स्मॉल a मान लिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात, आप सभी को मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में बताया था कि हम जो एरिया लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास होगा इसमें से। ये क्या है हमारे पास में, ए की डायरेक्शन, ठीक है। ये सरफेस है हमारे पास में बेटा, ये सरफेस है, ये वाली, ये क्या है, सरफेस। ये ऐसे है, ये क्या हमारे पास में, सरफेस। ये क्या है, सरफेस, यानी कि ये क्या है, सरफेस। आप सभी को पता है कि एरिया क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगी डायरेक्शन इसकी सरफेस की, यानी कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास में, ये वाली, क्योंकि एरिया क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। और देख दूसरी बात, तो यानी कि यहाँ से एरिया की डायरेक्शन कौन सी होगी, यही इसकी साइड में,
डी ए। अब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा, 0 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये तो बात होगी हमारे पास में फर्स्ट सरफेस की। इसे मान लीजिए हमारे पास में फर्स्ट सरफेस है। सेकंड सरफेस मैंने कहा ये वाली है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हो रहा है, ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे है, इसमें अंदर की ओर एंटर हो रहा है। सरफेस क्या है इसका, ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला, ये जो नीचे की साइड का सरफेस है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ये क्लोज सरफेस है। यहाँ से सरफेस ये है, आप सभी को पता है एरिया क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, अब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में सरफेस की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली, इलेक्ट्रिक एरिया की डायरेक्शन ये वाली। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, थीटा कितना होगा, थीटा 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सरफेस की डायरेक्शन आ गई। अब देखिए हमारे पास में क्या है, सेकंड सरफेस। ये क्या है, सेकंड सरफेस। थर्ड सरफेस मैंने आप सभी को पता है कि कर्व सरफेस हो गया हमारे पास में। थर्ड सरफेस क्या है हमारे पास में, कर्व सरफेस। थर्ड सरफेस क्या है, कर्व सरफेस, ये वाली। कर्व सरफेस कौन सी है, ये वाली। अब इसमें एरिया कौन सा होगा हमारे पास में, ये वाला। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, क्योंकि भाई ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये एक सरफेस, फर्स्ट सरफेस, क्लोज सरफेस ये हो गई, और हमारे पास में एक सरफेस ये हो गई। अब ये हमारे पास में कर्व सरफेस हो गई। ठीक है, अब कर्व सरफेस मैंने कहा ये है हमारे पास में। अब एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। एरिया क्या हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है ना, और सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इसे मान लीजिए हमारे पास में थर्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यही था इसमें, बाकी तो मैथमेटिकल प्रूफ है, ये सब कर देंगे। इसमें टॉपिक में फील आना चाहिए ना, यहाँ पे कि हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी तो काम अपने आप हो जाएगा। देखना जरा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो आप भी जानते हो कि हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, गॉस लॉ क्या है। अब गॉस लॉ का यूज कैसे करना है यहाँ पे, वो हमें पता होना चाहिए ना। आप सभी को पता है कि गॉस लॉ का यानी कि जो हमारे पास में गॉसियन सरफेस को जो हम कंसिडर करते हैं वो 3D के लिए करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है इसमें से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे कि हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ एक टॉपिक मुझे इस बार बात बतानी थी कि इस पर जो मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, Q। ठीक है, प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, Q, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट। इसे मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा क्या है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू क्या है, टोटल चार्ज। अब इसके कारण, इस चार्जेस के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का निर्माण किया। अब प्रूव करते हैं इसे, मैथमेटिकल प्रूव बाय द डेफिनेशन। फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर द फर्स्ट सरफेस, वी कंसीडर द फर्स्ट सरफेस। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट सरफेस क्या है हमारे पास में, ये वाली। नाउ देखिए, पहले यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बाय द डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास है, 5(1) मान लीजिए इसे।
नहीं चलो इससे मैं डेफिनेशन में बता रहा हूँ, तो सेकंड जब टॉपिक डिस्कस करके तब बता देंगे। फाई क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये आप सोच रहे हो कि ई डी ए कहाँ से आया, आप सभी को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में यूज़ होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। मैंने बता चुका हूँ बहुत पहले भी, नए से लेक्चर नहीं पढ़ा तो जाकर के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस कीजिए, आपके बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब हमने यूज़ करना है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ पे डी ए की डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, ये वाली, ई की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो थीटा कितने, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में। अब देखिए एक बात और, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैंने आप सभी को बताया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ई क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिफॉर्म होने के कारण मैंने ई को बाहर निकाल लिया, यहाँ से दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ, ई को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री बताया है, क्यों है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ई डी ए इंटू 1, अब डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में दिख रहा है ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ से हमने डी ए को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास में आ गया, मैंने क्या कहा, इसका एरिया क्या माना है मैंने, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए, फाई 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में ई ए, बात समझ में आई, ई ए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने डेफिनेशन को यूज़ किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है, हमने स्मॉल एरिया मान रखा है, एरिया क्या है इसका ए, यानी कि डी ए को मैंने जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास में एरिया क्या था, ए, ठीक है, ए आ गया, यहाँ तक तो सबको पता है, इतना मैथमेटिकल इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, ठीक है। नाउ वी कंसिडर द सेकंड सरफेस, नाउ वी कंसिडर द सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस मैंने कौन सी मानी, ये वाली, ठीक है। देखिए ज़रा, बाय द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ लिख देंगे आप, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, वही मैंने आपको बता दिया हूँ, फाई टू ई डॉट डी ए इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई यूनिफॉर्म होने के कारण ई बाहर निकाल लिया मैंने, डी ए कॉस 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1, ई डी को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, इसका एरिया भी क्या है हमारे पास में, स्मॉल ए, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमारे पास में फाई 2 की वैल्यू आ गई ई ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट सरफेस को डिस्कस करते हैं, कर्व सरफेस को। वी कंसिडर द कर्व सरफेस। नाउ वी कंसिडर द कर्व्ड सरफेस। कौन सी सरफेस को करना है, कर्व सरफेस को। कौन सी है कर्व सरफेस, ये वाली कर्व सरफेस कौन सी है, रटना नहीं है कुछ भी, ये क्या है, कर्व सरफेस हमारे पास में, ये क्या है, कर्व सरफेस। एरिया कौन सा होगा, ये मान लीजिए एरिया है, एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया की डायरेक्शन डी ए की डायरेक्शन हमारे पास में ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, तो फाई 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारे पास में ई डी ए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा, ठीक है।
सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकाल दिया, डी ए कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। ई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ई डी को इंटीग्रेट किया, ए cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल क्या आ गया हमारे पास में 0, यानी कि 5 3 आ गए यहाँ से हमारे पास में 0। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसे रब करते हैं और आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सभी फ्लक्स में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर दिया। से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसका नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में रब करता हूँ। जल्दी हो गया, मिटा दे, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए देखिए ज़रा, अब हमने निकालना है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये वैल्यू को याद रखना, ∅2 की वैल्यू है -EA प्लस EA और 0। मैं इसे भी साफ रब कर दे रहा हूँ। देखिए ज़रा, ई नेट यानी कि टोटल, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ∅1 ∅2 और ∅3। ∅1 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या है हमारे पास में, EA। ∅2 की वैल्यू क्या है, -EA। ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0, ठीक है। टोटल फाई है ना, तो फाई के इक्वल रख लेते हैं इसे। टोटल फाई है ना हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमारे पास में फाई होता है, तो मैंने इसलिए फाई के इक्वल रख लिया इसे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, EA माइनस EA, ठीक है। ए कॉमन है दोनों में से, और हाँ सॉरी एक चीज़ बतानी आपको याद नहीं रही मुझे, यहाँ पे ना ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को माना है, बस केवल इसमें क्या करना है आपने, इसे मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, E1 और E2 केवल और केवल, ठीक है। यहाँ पे जो इसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ये क्या हमारे पास में E2 है और ये हमारे पास में क्या E1 है, ठीक है। इसे सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो ये दोनों क्या होगा, कॉमन नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में E1 है, ये हमारे पास में E1 है, ये E2 है, ठीक है। ये बताना याद नहीं रहा था मुझे आपके, ये अपने पास में फर्स्ट वाला था ना ∅1, ठीक है। ये E1 मान लीजिए, E1, ठीक है। वो हमारे पास में E2 है और हमारे पास में ये वाला E3 है, ये हमारे पास में E3 है, वो हमारे पास में E1 E2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में E1 और E2। कन्फ्यूज़ तो नहीं होंगे, ये बताना याद नहीं रहा था कि ये हमारे पास में, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए E1 है, ये वाला हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स E2 है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए E3 है, ठीक है। ये केवल मानना था हमें, वो मुझे याद नहीं रहा वहाँ से, मैंने इसलिए अभी बता दिया आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से क्या होगा, E कॉमन है, टोटल फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बाय द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है। क्या होती है गॉस लॉ की डेफिनेशन, Q/ε0, ये होती है ना गॉस लॉ की डेफिनेशन, Q/ε0। अब एक बात बताइए मुझे आप, गॉस लॉ कहाँ यूज़ होता है, 3D सरफेस में। गॉस लॉ कहाँ यूज होता है, 3D सरफेस होनी चाहिए हमारे पास में, और चार्ज जो होना चाहिए वो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। गॉस लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहते हैं गॉस लॉ की, मैंने आप सभी को बताया भी था कि द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस।
यानी कि गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास में जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसी भी शेप के अंदर होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि इस शेप के अंदर इलेक्ट्रिक यानी कि चार्ज हमारी इस शेप के अंदर नहीं है, चार्ज तो बाहर रखा हुआ है। तो आप सभी को पता है जब चार्ज अंदर नहीं है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज इसके अंदर नहीं है। और गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली क्लोज सरफेस के लिए, और चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जब चार्ज अंदर ही नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जीरो। फाई इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू ज़ीरो, एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ से इस शेप के अंदर चार्ज है या नहीं है, जब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, क्यू इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नहीं होने का कारण है कि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू वो जीरो है, तो फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में, जीरो, ठीक है। क्यों आई, क्योंकि आप सभी को पता है कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है केवल, यही बात यहाँ पे जानने वाली है कि यहाँ पे फाई की वैल्यू क्यों जीरो आई, क्योंकि हमारे पास में चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। अब इस सरफेस के अंदर नहीं है तो हमारे पास में वैल्यू चार्ज की क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि चार्ज के अंदर नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बनेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन बनाता है, चार्ज बनाता है। अब चार्ज अगर इसमें नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स की फाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे मान लो सेकंड, बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फाई की वैल्यू क्या है, जीरो, इक्वल्स टू E1 माइनस E2 A, ठीक है। क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। ये आप सभी को पता है, इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास में E1 माइनस E2 बराबर जीरो, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, स्पॉट आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है, माइनस होने के कारण, ठीक है। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, जीरो, E1 माइनस E2 A इधर आएगा जीरो हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर जीरो। तो E1 इक्वल्स टू बराबर E2 इक्वल E1 इक्वल्स टू E2, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, ये बात यहाँ से निकल के आती है कि हमारे पास में E1 और E2 पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बनेगा, इसीलिए वहाँ पे क्या आया, इक्वल आया वो, E1 इक्वल्स टू E2, E1 इक्वल्स टू E2, इसलिए इसके अंदर चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है चार्ज के कारण, जब चार्ज किसी बॉडी के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी की। तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि यहाँ पे बात निकल के आती है कि हमारे पास में इस सिलेंड्रिकल शेप में से इलेक्ट्रिक निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इक्वल है दोनों सरफेस में से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या है, यहाँ पे जीरो है। जीरो क्यों है, गॉसियन सरफेस के कारण, क्योंकि गॉस सरफेस क्या कहती है कि किसी भी चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनेगा, जब चार्ज किसी बॉडी के अंदर रखा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। E1 E2 इक्वल्स टू, थोड़ा सा यहाँ पे ये हुआ था कि मुझे पहले E1 E2 मान लेने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकल रहा है, ये मैंने कहा E1 है, ये जो हमारे पास में सेकंड सरफेस जो माना मैंने, तो मैंने इसे कहा E2, ये हमारे पास में क्या है E3, कर्व सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या था यहाँ पे E3, ठीक है। बस केवल आपको यही मानना था, ठीक है। दूसरी बात फाई 1 है तो यहाँ पे E1 cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा E1, यहाँ पे आ जाएगा E1 और A, ये मानना था बस, यहाँ पे केवल E1 और E2 मानना था और E3 मानना था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो आप सभी, ठीक है। इस टॉपिक को यहीं तक डिस्कस करते हैं और यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो सिलेंड्रिकल शेप को मानेंगे वो इस प्लेट के अंदर मानेंगे, ठीक है। उससे याद करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।